स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। नोएडा के एक युवक का मलेशिया में अपहरण हो गया है। मलेशिया के KLIU कॉलेज से MBA की पढ़ाई करने वाले ललित के परिजनों से फोन पर 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। छात्र के परिवार ने थाना सेक्टर 24 पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद से नोएडा पुलिस अब मलेशिया दूतावास के संपर्क में है। मलेशिया के KLIU कॉलेज में MBA की पढ़ाई करने वाले ललित नाम के युवक को अगवा कर लिया गया है। ललित के परिजनों से बदमाशों ने 10 लाख की फिरौती मांगी है। पीड़ित परिवार ने थाना सेक्टर 24 में मामले की शिकायत दी थी, जिसके बाद से नोएडा पुलिस मलेशियन एम्बेसी के संपर्क में है। तो उनके परिजन है, उन्होंने थाना 24 आके सूचना दी कि इस तरह का मैसेज आया है कि उससे फिरौती मांगी जा रही है, उसका किडनैप हो गया है। उनका प्रार्थना पत्र लेके थाना सेक्टर 24 के थानाध्यक्ष को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भेजा गया। वहां से उनका प्रार्थना पत्र जो हमारी मलेशियन एम्बेसी है मलेशिया में, इंडियन एम्बेसी इन मलेशिया, उनको वो फैक्स कर दिया गया। वहां के अधिकारियों ने मामला टेकअप कर लिया है और मलेशियन पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। वहीं छात्र के अपहरण के मामले में उसके पिता के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने 3 लाख की फिरौती वसूली है, जबकि 1.5 लाख रुपए वो पहले ही दे चुके हैं। अपहरणकर्ताओं से हुई फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। एक बात बताओ भैया, सुनो, मैं बड़ा भाई बोल रहा हूँ, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनागी नहीं है, ठीक है भैया? नहीं है। आपको क्या चाहिए भैया, मुझे साफ साफ ये बताओ। हमें पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए भैया? 5 लाख। भैया मैं आपसे एक बात करूं, आपने एक बात बताओ, आपने 1.5 लाख, पहले हमने 1.5 लाख डाल दिया, आपने कहा 3 लाख डाल दो, हमने 3 लाख डाल दिया। हमें अपना बच्चा चाहिए। मेरी बात सुनो। अगर आपने 2 नंबर बात की ना तो फिर आपके ललित को क्या हाल होगा ये आपको पता है, आपने सीधी बात करनी है, ठीक है? वहीं छात्र के परिजनों ने स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। किन किन अधिकारियों से आप मिले हो, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कुछ समाधान होता हुआ दिख रहा है अभी तक? हाँ, समाधान इतना दिख रहा है जी कि अभी कुछ नहीं हो पा रहा। और आपका क्या कहना है? आप चाचा हैं ललित के, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी हम जो मलेशिया एम्बेसी है यहाँ इंडिया में, इस पर गए थे तो उन्होंने बिल्कुल साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम यहाँ हम तो मलेशिया वालों के लिए हैं, यहाँ पे यहाँ के इंडियन वालों की हम कोई मदद नहीं कर सकते। इससे पहले परिवार की तरफ से दाखिल शिकायत पत्र को मलेशिया भिजवा दिया गया था, जिसके बाद से अब पूरा परिवार यही उम्मीद कर रहा है कि ललित जल्द से जल्द सकुशल घर वापस लौटे। अमित चौधरी, नोएडा, जी मीडिया। इधर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे युवक के अपहरण की साजिश को बेनकाब किया जो उसने खुद ही रचे थे। खुद अपने ही मोबाइल से धमकी भरा मैसेज अपने परिजनों को भेजा और उसके बाद गायब हो गया। परेशान परिजनों की शिकायत पर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इस अपहरण के पीछे का जो सच सामने आया वो सभी को हैरान कर गया। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये युवक रजनीश है, जिसने अपने अपहरण की साजिश खुद ही रची थी। आरोपी रजनीश ने अपनी महिला मित्र के साथ समय बिताने के लिए 1 जुलाई को कार के शोरूम जाने के बहाने घर से निकला। जब शाम तक रजनीश घर नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 4 जुलाई को गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो जांच में पाया कि रजनीश के मोबाइल पर एक नंबर से लगातार बात हो रही है। पुलिस ने फोन को सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन नोएडा के सेक्टर 63 में मिली। हमने एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी हम खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए हमने लोन कराया था और कुछ इनके चेक हैं बाउंस हो गए थे, तो इनके घर वाले इनको बार बार 2 बार 3 बार ये कह चुके थे कि हम ले आएंगे। अब वो इनके चेक बाउंस हो जाने की वजह से इनको पैसा नहीं मिल पाया था, ये पैसा वह जमा नहीं कर पा रहे थे, तो ये कह रहे इसलिए मैं बीच में गायब हो गया। दूसरी कहानी ये बता रहे हैं कि मुझे उसके साथ रहने के लिए 3-4 दिन चाहिए थे, इसलिए मैं गायब हो गया था। तो अब इनकी कौन सी बात सही है तो यही बेहतर बताएंगे। पुलिस जब ठिकाने पर पहुंची तो उसने रजनीश को उसकी महिला मित्र के साथ बरामद कर लिया। पुलिस की पकड़ में आने के बाद रजनीश ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। मेरा बैलेंस ना निकलने की वजह से तो एक दिन और मैंने चेक लगाया था 2 दिन पहले, किसी का 8 बस चेक उस दिन नहीं निकला होगा, तो मैं जिस दिन दूसरे दिन गया हुआ था उस दिन भी बैलेंस नहीं मिला था। जब तीसरे दिन गया उस दिन भी बैलेंस नहीं मिला। तो मैं घर वाले ये सोचते कि ये ड्रामे कर रहा है, मैं इस वजह से ओनली छुपा था और कोई रीजन नहीं था। रजनीश ने खुद ही अपने मोबाइल से धमकी भरा मैसेज अपने परिजनों को भेजा था, जिससे वो आजादी से अपना वक्त अपनी महिला मित्र के साथ बिता सके। लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उसकी साजिश को आखिरकार बेपर्दा कर दिया। अमित चौधरी, नोएडा, जी मीडिया।
मानव तस्करी का धंधा अब भी जारी है। अब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार को शिकार बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी लड़की की जिंदगी को दलदल में धकेला जा रहा है। कुशीनगर पुलिस ने ऐसे गिरोह पर शिकंजा कसा है जो यहां से गरीब परिवारों के लड़कियों को सुनहरे सपने दिखाता था और फिर एक मोटी रकम के एवज में उसका सौदा होता था। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्त में लिया है जो गरीब परिवार के मासूम लड़कियों को धोखे से इस दलदल में धकेलता था। ये गिरोह कुशीनगर और आसपास के जिलों में गरीब घर की कुंवारी लड़कियों का पता लगाता था और फिर उन्हें सब्ज बाग दिखाकर हरियाणा और दूसरे राज्यों में ले जाकर बड़े उम्र के लोगों से शादी रचा देता था। मानव तस्करी करने वाले इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब इनका एक शिकार पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा। परसोना गांव की एक लड़की को धोखे से भगाने के आरोप में पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो सच से पर्दा उठने में देर नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक रामकोला का रहने वाला राजू नाम का शख्स गिरोह का सरगना है, जिसकी बहन की शादी हरियाणा में हुई थी। बहन से मिलने राजू हरियाणा जाया करता था और जहां लड़कियों की कमी के चलते गरीब परिवारों की लड़कियों को तस्करी के जरिए यहां लाकर राजू उनकी शादी करवाता था और बदले में वसूलता था मोटी रकम। राजू के गिरोह में 3 महिलाएं 6 पुरुष शामिल थे जो लोगों को धोखा देकर लड़कियों की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने गिरोह के सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शातिर राजू अब भी फरार है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही गिरोह के सरगना राजू को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तारी 3 जो हरियाणा के लोग हैं उनकी हुई है और 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है जो एजेंट थी, जो शादी कराने वाली थी। इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। धोखे ठगी और तस्करी का ये धंधा शिकार बना रहा है मासूम लड़कियों को। गरीब परिवारों को वो सपने दिखाए जाते हैं जो कभी पूरे होते ही नहीं है। एक बेहतर भविष्य का दावा किया जाता है और बदले में मिलती है नर्क से बदतर जिंदगी। लिहाजा जरूरत है ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की फिराक में है, क्योंकि ये है आपकी औलाद के दुश्मन। महेश शर्मा, कुशीनगर, जी मीडिया। महानगरों की कई बुराइयां अब छोटे शहरों में भी पैर पसार रही हैं। देह व्यापार का कारोबार अब छोटे शहरों में भी धड़ल्ले से अपनी जड़ें जमा रहा है। इस गंदे धंधे में जहां मजबूरी में धकेली गई महिलाएं हैं तो दूसरी ओर हाई प्रोफाइल रैकेट भी है। इस धंधे से जुड़ी महिलाओं ने जी संगम के कैमरे पर जो खुलासे किए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। सदियों से चला आ रहा देह व्यापार का दलदल अब भी है। समाज में फैली इस गंदगी का शिकार महिलाएं आज भी हो रही हैं। इस दलदल में कोई कभी अपनी मर्जी से नहीं आता, कभी होती है मजबूरी तो कभी होती है वो धोखे का शिकार। झांसी का नाम पूरी दुनिया में महारानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानियों के लिए जाना जाता रहा है। उसी झांसी के कई इलाके देश के बदनाम शहरों से होड़ लेने की तैयारी में है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर भले ही अपने बड़े स्वरूप के कारण ऐसी बातों को अनदेखा कर देते हों, लेकिन जब झांसी जैसे छोटे शहर में ऐसी बातें सामने आती हैं तो कुछ हैरत जरूर होती है। सिपले बाजार इलाके से लेकर बिजौली तक काशीराम कॉलोनी से लेकर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों तक देह व्यापार से जुड़े कारोबार ने अपना पैर पसार रखा है। देह व्यापार में जुड़ी महिलाओं के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग में वो महिलाएं हैं जो गरीबी और मजबूरी में इस धंधे में धकेली गई, तो दूसरी वो जिनका धंधा हाई प्रोफाइल तरीके से होटलों में चलता है। खुद इस कारोबार से जुड़ी महिलाएं इस धंधे की पूरी कहानी बताती हैं। कि देखो पैसे वालों की भी लड़कियां हैं, रईस खानदान की भी है और उम्र से भी कम है। और जितनी झांसी में आप पूछ रहे थे ना कि लीडर कौन है, लीडर लोग भी बिगाड़ देती हैं। घर पे जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, किसी से भी फोन पे बात करी या पास में जाके बात करी तो उनको भी बिगाड़ने का उनका काम है। बिगड़ जाती, बस पैसा अच्छा मिलता है लोगों को, यही कमाना अच्छा लगता है। मतलब उनका शौक में है। हाँ, इन रईस घरों की लड़कियों को शौक है क्योंकि पैसा तो उनके माँ बाप के पास है ही, लेकिन वो भी अपना कमाना चाहती हैं। पुलिस और प्रशासन को इन महिलाओं के बारे में जानकारी न हो ऐसा संभव नहीं। झांसी के सिपली बाजार इलाके में देह व्यापार के कई ठिकाने हैं और पुलिस ने इन ठिकानों पर कई बार छापेमारी कर देह व्यापार के मामलों का खुलासा भी किया है। बावजूद इसके ये कारोबार ठप नहीं हो रहा। जिम्मेदार अधिकारी दावा करते हैं कि ऐसे कारोबार में लगी महिलाओं के पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, लेकिन असल में ये महिलाएं इसे एक सपना ही मानती हैं। हालांकि सरकारी दावे अपनी जगह कायम है। जनपद में केवल एक मामला ऐसा प्रकाश में आया था
लेकिन अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, ना ही उन लोगों ने स्वीकार किया है कि हम जबरदस्ती धकेले गए हैं। अगर वो ऐसा कहती तो फिर उनके पुनर्वासन के लिए जो भी बेहतर पॉसिबल होता हम लोग जरूर करते। सरकार और समाज के बीच अब बड़ा सवाल ये कि छोटे शहरों में पैर पसार रहा ये जहर क्या आने वाले दिनों में और घातक होगा, या फिर उम्मीद की जा सकती है कि इस बुराई के खिलाफ जो आवाज आज हम उठा रहे हैं, समाज और सरकार मिलकर उसे खत्म कर देंगे और देह व्यापार का ये दलदल हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब्दुल सत्तार, झांसी, जी मीडिया। जिन स्कूलों में आपके बच्चे शिक्षा के साथ अपना चरित्र निर्माण करने जा रहे हैं, उन स्कूलों के अध्यापकों का क्या चरित्र है, इसे लेकर पीलीभीत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के बिलसंडा कस्बे के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ पूरा स्टाफ स्कूल में ही कई दिनों से अश्लील फिल्में देख रहा था। ब्लू फिल्म इन स्कूल। जी हां, पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर के प्राचार्य स्कूल समय में अपने कमरे में रखे कंप्यूटर पर ब्लू फिल्म देखा करते थे। उनकी ये करतूत एक शिक्षक ने ही अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और विद्यालय प्रशासन को इस करतूत से वाकिफ कराया, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन ने प्रधानाचार्य समेत 2 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। क्या होता है स्कूल में? स्कूल में प्रधानाचार्य लगातार अश्लील पिक्चर देखते रहते हैं, मोबाइल पे अश्लील बातें करते रहते हैं। हर समय स्टाफ में अभिभावक के साथ भी अश्लील बातें करते हैं। कई अभिभावकों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग पूरा स्टाफ ही सब पूरा देखता है, लेकिन कोई विरोध करने को तैयार नहीं हो रहा था। वहीं आरोपी अब उस टीचर को गलत बता रहे हैं जिसने ये करतूत मोबाइल कैमरे में कैद की। उस दिन भी उनका मन नहीं माना। अभी तक तो मोबाइल में देखा करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने मोबाइल से चिप निकाल कर और ऊपर से जाकर अपने आवाज से कार्ड रीडर लाए और उसमें चिप डालकर बोले कि आज चलो किसी का दिन है, चलो ये मूवी देखते हैं। आरोप है कि आपने भी उसमें फिल्म देखी थी, उन्होंने बिठा के आपको दिखाया था, और जो वीडियो क्लिप है उसमें आप भी देख रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अपना बच्चों छाट रहा था और अचानक मेरी दृष्टि से पहुंची। मैंने उनसे कहा कि भक्ति चल रही है, माँ भक्ति चल रही है। वहीं स्कूल की साख को बचाते हुए प्रिंसिपल सहित दूसरे टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। पूरा स्टाफ हटा दिया हमने, जो भी उसमें इंटेंगिल था। शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाले ब्लू फिल्म चलाई जा रही है, तो यह शोध नहीं कर ब्लैकमेल करने के लिए जैसे भी कुछ आपस में लड़ाई हो, कुछ भी कराओ, ये काम मतलब बनाने के हिसाब से उन्होंने। सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ शिक्षा के मंदिर में हुआ वो शर्मिंदा करने वाला है। सवाल ये कि जिस स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल में स्टाफ के साथ बैठकर ब्लू फिल्म देखता है, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। तारिक नैयर, पीलीभीत, जी। मेरठ के एक डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ छेड़खानी करने और उनकी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया और छात्राओं के साथ मिलकर प्रिंसिपल की पिटाई, तोड़फोड़ और हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि पिछले 1.5 साल से प्रिंसिपल बलजीत सिंह लड़कियों के साथ छेड़खानी करता आ रहा है और उन्हें डराता धमकाता है। इतना ही नहीं, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को बाथरूम में नहाते वक्त भी देखता है। कॉलेज के छात्रों की माने तो पीड़ित छात्राएं प्रिंसिपल के से इस तरह की हरकत न करने की बात भी कर चुकी है, लेकिन प्रिंसिपल उनका करियर बर्बाद करने की धमकी देकर उन्हें लगातार ब्लैकमेल करता आ रहा था और बदनाम करने की धमकी भी देता था। हालांकि आरोपी प्रिंसिपल अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि कॉलेज के ही कुछ दूसरे साथ छात्र उससे रंजिश रखते हैं और उनके पद से उसे हटाना चाहते हैं। देखिए जी, इसमें एक लड़का है अनुराग सिंह, ठीक है जी। अनुराग सिंह एक लड़का है जिसके ऊपर पहले भी एक मर्डर का केस चल रहा है और एक FIR हो रखी है रैगिंग के केस के अंदर। उसको मुझसे रंजिश है। उस रंजिश के दौरान इस बंदे ने आके मेरे साथ बहुत मारपीट के लिए सब कुछ करा है और मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश करी है। कोई आरोप नहीं। आप कुछ छात्राओं ने SMS की आपकी वो दी है, लेट नाइट आप SMS करते थे। मैनिपुलेटेड है, मुझे कुछ बताना क्या है क्या नहीं है, ये आपको धीरे धीरे सब पता चलता है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ ये आरोप मिला है थाना प्रतापपुर को कि उन्होंने कुछ छेड़छाड़ जैसी वारदात की है
जो आरोपी प्रिंसिपल है उनको थाने लाया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी लड़कियों से भी बच्चियों से भी बात होगी और उसके आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। कंप्लेन सर यहाँ पे कॉलेज में भी काफी टाइम से हो रखी है और हायर अथॉरिटी, HRD मिनिस्ट्री, PMO ऑफिस और पुलिस में कंप्लेन सर अभी हुई है, लेके गए पकड़ के, शायद अब देखिए क्या होता है। जिसका जन्म जीवन था, जिसकी आवाज खुशियों का पैगाम थी, जिसकी हंसी जीने का सहारा थी, वो उनके अपने थे। लेकिन बड़े होने पर जब वही औलाद उनकी इजाजत के बगैर प्यार कर बैठी तो खून ही खून का कातिल बन बैठा। कैसे उन्नाव, बुलंदशहर और अमरोहा में झूठी शान के लिए अपनों ने ही अपनों का खून किया, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नाव, यहां बेटी के प्यार ने जब एक पिता को हैरान किया तो सामने आई वो खबर जिसने उन्नाव के चंपापुरबा इलाके को सन्न कर दिया। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या गला दबाकर कर दी और हत्या के बाद थाने पहुंचकर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मां है उसने लिखित तहरीर दिया है कि उसके पिता ने उसकी लड़की की हत्या कर दी। इसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गंगाघाट थाना इलाके में रहने वाले प्रदीप कुमार की बेटी का अपने पड़ोस के ही लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रदीप को जब इस बारे में पता चला तो उसने विरोध किया, लेकिन पिता के कई बार समझाने के बाद भी बेटी नहीं मानी। वारदात के दिन दोनों बाप बेटी में इस बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्साए पिता ने खुद ही अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बुलंदशहर, यहाँ के रिसालू गांव में झूठी शान के लिए एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन और उसके प्रेमी का बेरहमी से कत्ल कर थाने में सरेंडर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि भाई से कातिल बने अतुल चौहान को अपने गुनाह का कोई मलाल नहीं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा जब मारा है मैंने तो पछताया क्या होगा मेरे को। खुशी से मारा है। उस दिन ड्रामा इतना रिश्तेदार था कि कोई जवाब नहीं। उस दिन मैंने पूछा, फिर भी आज मेरी पकड़ा कर रही थी, इसलिए मार दिया मैंने। किससे मारा था? असली से। बताया जा रहा है कि अतुल की बहन अपने ही पड़ोस में रहने वाले तरुण से मोहब्बत करती है। दोनों का मिलना जुलना अतुल को पसंद नहीं था। इसके भाई द्वारा ही लड़की के अवैध संबंधों के कारण हत्या कर दी गई है, जांच की जा रही है। सर, जो उसका प्रेमी है क्या उसको भी मारा गया? हाँ, ये भी बात सामने आई कि तरुण नाम के लड़के को भी किसने मारा है। वारदात के दिन प्रतिशोध में अतुल ने पहले बहन की और उसी फावड़े से उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। अमरोहा, यहाँ के नौगांव सादात थाना क्षेत्र में बीती 24 तारीख को एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने उसकी पहचान से पर्दा उठाया, साथ ही कातिल को भी बेपर्दा कर दिया। पुलिस के इस खुलासे के मुताबिक जूही की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां मंगलेश ने की, जिसके गुनाह में जूही के फूफा ने भी मंगलेश का साथ दिया। पुलिस के मुताबिक मंगला अपनी बेटी के चाल चलन से नाराज थी और वारदात के दिन उसे धोखे से नशे का पदार्थ खिलाया और उसके बाद हत्या कर दी। जूही के शव को अमरोहा में फेंक कर दोनों फरार हो गए। मृतक जूही और आरोपी मंगला गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में साथ साथ रहते थे। ये तीनों ही मामले इज्जत के खातिर गुनाहगार बने वैसे रिश्तों को लेकर हैं जिनके भरोसे ही शायद इंसानी दुनिया की नींव टिकी होती है। उन्नाव से प्रसून शुक्ला, बुलंदशहर से अमित शर्मा के साथ अमरोहा से विनीत अग्रवाल, जी मीडिया। आगरा के शाहगंज स्थित यूनाइटेड बैंक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक हाथ में चाकू लेकर बैंक के अंदर घुस गया और एक महिला को अपने कब्जे में लेकर 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। इतना नहीं, उसने पैसे न देने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान बैंक में भगदड़ मचने की वजह से शातिर बदमाश को भीड़ ने दबोच दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाश की हरकत बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पकड़ा गया युवक बीटेक के छात्र बताया जा रहा है।